हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप सब बहुत बेहतर होंगे और तैयारी अपनी गति दे रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों के बीच मैं आपको आपके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक कम समय में सारे पॉइंट को लिखकर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ताकि मौलिक अधिकार से सवाल गलत ना हो। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो एसआई का एग्जाम हो रहा है उसमें भी खूब जम के सवाल पूछा गया, पॉलिटिकल साइंस के खूब सवाल पूछे गए। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर तमाम सारे विद्यार्थियों का मैं सपोर्ट कर दूं और आप सभी का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दे रहे हैं। समझने का प्रयास करना बेटा। देखो, हमारे मौलिक अधिकारों की सूची आपके सामने प्रस्तुत है, आप ध्यान से समझते रहना बेटा। सबसे बड़ी चीज तो यह जानना है कि यह मौलिक अधिकार क्यों है, मौलिक अधिकार का नाम, मौलिक अधिकार क्या है, ये सारी बातें आपको सभी को जानना बेटा। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि ये सारे अधिकार हमारे जन्मजात अधिकार होते हैं। अर्थात भारत में जो बच्चा पैदा हुआ, भारत का नागरिक है, उसके माता पिता है, तो उस बच्चे का यह अधिकार, पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है बेटा। तो मौलिक का मतलब होता है जन्मजात। ठीक है बच्चों। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर कि समता समानता, पहला अधिकार क्या है बेटा, समता है समानता है। सभी अधिकारों को समझाएंगे, बहुत गहराई से समझा देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा। समता समानता, इसके लिए अनुच्छेद कहां से 14 से 18 तक है। सभी लोगों का, अधिकांश लोगों का तैयार होगा, रेडी होगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा, 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 तक। अगला है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है आपका 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है बेटा 32। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ तक तो दिख गई बेटा। इसके बाद मैंने आपको सारी बात लिख कर दिया हूँ। क्या दिया है बेटा, देखो। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर मौलिक अधिकारों की जब बात होती है तो ये तो 12 से 35 तक हो जाती है। 12 से 35 तक में आपने तो 12 का नाम जिक्र लिया ही नहीं, 13 को नहीं बताया, और यहाँ पर 33, 34, 35 के बारे में भी नहीं बताया। तो मैंने आपसे कहा बेटा कि ध्यान से समझिएगा, हम सारी बात बताएंगे। आपके 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और 13 में क्या है, विधि की परिभाषा दी गई है। इतनी बात की जानकारी आप सभी को हो गई होगी। उसके बाद मैंने आपसे कहा बेटा, देखो अनुच्छेद 31 आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया यहाँ पर कि अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था बेटा, और संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अब पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। 33 और 34 की जो बात की जा रही है बेटा, 33 और 34 की जो बात की जा रही है, ये है क्या, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग न करें, हम मौलिक अधिकारों का बहुत ज्यादा उपयोग न करें। ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। और आपका क्या है, अनुच्छेद 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों के बने रहने की बात की गई है। आप इसकी व्याख्या थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा। अभी मैंने ऐप पर जो क्लास लिया है उसी के संदर्भ में मैंने आपका भी थोड़ा सोचा सहयोग कर दो बेटा, कम समय में सारी चीजें आपको दिखा पाऊं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, समता समानता का अधिकार। समता समानता, समता और समानता क्या है बेटा, क्या समता और समानता है, क्या समता समानता को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे समता समानता होगा, तो पहली बात समझिएगा था, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, सारे अनुच्छेद आपके सामने रखे गए हैं। ध्यान से समझना बेटा। अनुच्छेद 14 का आता है विधि के समक्ष समानता, ये पॉइंट आपको मिलेगा, या फिर मिलेगा विधि का समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता। ये सारे पॉइंट से कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन सारे पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया है। कह रहा है विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, एक वोट एक राजनीति का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। ये बात आपको कहां पर मिलेगा बेटा, अनुच्छेद 14 में मिलेगा। यानी कानून के सामने, कानून की दृष्टि में सब कोई बराबर है, कोई न ऊंचा है, कोई नीचा भी नहीं है, और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा भी नहीं है। कानून की दृष्टि में सब कोई एक समान है। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बेटा, जाति लिंग धर्म नस्ल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत। बहुत सारे बच्चों का तैयार है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है बेटा, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर क्या है बेटा, भेदभाव का अंत। अगर भेदभाव का अंत किया जाएगा तो समता समानता बढ़ेगा, कानून के सामने सबको समान रखा जाएगा तो समता समानता बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जहां पर जनता को नियुक्ति देनी है, जहां पर जनता को नियुक्त करना है, जहां पर लोगों को नौकरियां देना है, वहां पर आपको क्या देना है, अवसर देना है, चांस देना है। यही वजह है बेटा कि जब आप बहुत बड़े एग्जाम की बात करते हैं, जैसे सिविल का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि SC ST के लिए चांस अलग है, OBC के लिए चांस अलग है, जनरल के लिए चांस अलग है। सारी बातें हैं कि नहीं, तो ये चांस की बात हो जाती है। अवसर का मतलब है चांस। अस्पृश्यता का अंत 17 नंबर, आप जानते हैं ना, अभी ये कभी भी कोई भी एग्जाम होता है बेटा, अगर उसमें GS है या संविधान है तो उसमें से सवाल ये मिल ही जाता है। तो छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 17 की बात की जाती है। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है बेटा। सरकारी शिक्षण संस्थान क्या करेंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। आप सभी इस बात से परिचित हैं बेटा। अगले दूसरे पॉइंट पर आएंगे। ये आपका पहला अधिकार था, ये आपका दूसरा अधिकार हो गया है। ध्यान समझते रहिएगा, एक साथ इस सारे बिंदुओं को लिखकर इसलिए लाया बेटा
ताकि आपके सामने क्या हो ना, 60 में सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। अगर मैं इन सभी बिंदुओं को जैसे लिख लिख कर ऐप पर मैंने पढ़ाया, ये ऐप की क्लास है, जैसे मैंने ऐप पर लिख लिख के पढ़ाया और उसी बात को अगर आपको इस तरह से लिख लिख के बताएंगे बेटा, तो यूट्यूब पर तो घंटों का समय निकल जाएगा और आप केवल 2 अधिकार समझ पाएंगे। अब दूसरी बात देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है बेटा, कि ऐसे कार्य जिसे हम करने योग्य हो या हम करने लायक हो और हमें करने दिया जाए, वही स्वतंत्रता है। यानी करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। इसके लिए अनुच्छेद बेटा 19 से लेकर 22 तक का प्रावधान किया गया है। 19 में देखिए क्या कह रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बेटा बोलना। अब ये अकेले 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कहता है बोलने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, इसे आप कह सकते हैं। दूसरी अगली बात है बेटा निवास करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता, सारी स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता अकेले अनुच्छेद 19 में है बेटा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, झंडा फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही है बेटा। ठीक है, ये जो सड़क के किनारे ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं एक निर्धारित समय में, ये भी अनुच्छेद 19 का ही हिस्सा है। बात समझ गए? आप जो झंडा फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने घर पे, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस पे, ये सारी चीजें कहां पर हैं? अनुच्छेद 19 में है बच्चों। अच्छा, क्या कह रहा है दूसरी बात, दोहरे दंड का निषेध या दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20 कहता है बच्चों। यानी कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाया जाएगा जब तक वह कोई ऐसा कार्य न किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो। दूसरी बात है, यही बात यहाँ पर लिख दिए हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है बच्चा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी सशरीर प्राण की रक्षा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, अब इसी में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है? क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमें अच्छी वायु मिलेगी, अच्छा जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने प्राण और शरीर की सुरक्षा कर पाएंगे। इसीलिए इसमें अनुच्छेद 21 में ए जोड़ दिया गया है, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। और अब यह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हो गया बच्चों। ध्यान समझना, यहाँ पर देखेंगे दूसरी बात क्या कह रहा है, कि मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है। किसी को जबरियन तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कोई ऐसा कार्य वह न किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर उसे गिरफ्तार करनी है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा, उसके क्या बेटा निकट के न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात की भी जानकारी आप सभी को है। लेकिन अगर वह व्यक्ति निवारक निरोध की दशा में गिरफ्तार हो गया है, तब वह यह सारी सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी और बिना अपील, बिना दलील के हिरासत में उसको रखा जाएगा। दूसरा अधिकार हो गया बेटा। अब आपके सामने तीसरा अधिकार आ गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बेटा देखो, शोषण का अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर हमारा अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हमें आवाज उठाने का अधिकार है। अब शोषण क्या है, कुछ बच्चे ये भी नहीं जानते। तो बेटा इच्छा विरुद्ध कार्य कराना शोषण होता है। क्या होता है बेटा? इच्छा विरुद्ध कार्य कराना शोषण होता है। ध्यान समझना, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में बात कही गई है। 23 में क्या कह रहा है, बलात्, बेगार श्रम, बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। ये भी सवाल एसआई में आया हुआ था बच्चों। ठीक है, फिर क्या कह रहा, अभी देखिए सिपाही का तमाम सारे बच्चों का एग्जाम होगा, नेट जेआरएफ का एग्जाम होगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, एलटी जीआईसी का एग्जाम होगा। मतलब कि बेटा एसआई से लेकर आईएएस तक ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है जो बच्चे अभी जाएंगे होमगार्ड का पेपर देने, उनको भी दिख जाए ये सवाल। ये संविधान ऐसा पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा विषय है बच्चों। तो क्या कह रहा है 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नियोजन पर प्रतिबंध। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो देखा है फिल्म इंडस्ट्री में तमाम सारे छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए दिखते हैं। तो बेटा वहां पर क्या है ना, वहां पर शारीरिक और मानसिक विकास अगर बाधित नहीं हो रहा है तो वहां उन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा। और अगर उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो रहा है तो उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर क्या करें, 14 साल का कम आयु का बच्चा है और वह चाहता है कि हम काम करना चाहें, उसकी सहमति है, सहमति देता है, तो बेटा उस बालक की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। अब इसके बाद बेटा आपको देखो 24 के बाद 25 आएगा, क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 1 घंटे की क्लास में सिर्फ मैंने इतना पढ़ा पाया था, कहां पर, ऐप पर। बात समझ गए बच्चों? अब देखिए, अब आपके सामने यही बात नहीं है ना। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक क्या, धार्मिक, सॉरी बेटा, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद शिक्षा एवं संस्कृति का भी अधिकार आपको मिलेगा। आपके धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा बेटा? 25 से लेकर 28 तक मिलेगा। 25 में क्या मिलेगा? 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या क्या है बच्चों, कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन बात ये भी है, ध्यान में रखिएगा, कि लोभ लालच में आए बगैर इन सभी कार्यों को करना है।
अगर आपके कार्यों में लोभ लालच दिख रहा है, आपके परिवर्तन में लोभ लालच दिख रहा है, तो वह लोभ लालच का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धर्म, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं उस धर्म से संबंधित आप प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बेटा? आप चंदा मांग सकते हैं, भिक्षाटन कर सकते हैं, लेकिन जबरिया नहीं कर सकते हैं, चंदा मांग सकते हैं, इतनी बातें हो सकती है। अच्छा, करों के समुदाय से छूट अनुच्छेद 27 कहती है बेटा, यानी अगर आपने धर्म से संबंधित संपत्ति जुटाया है, पैसा इकट्ठा किया है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया देना होगा बेटा। अनुच्छेद 28 क्या कहती है? तो अनुच्छेद 28 आपके लिए क्या कहती है बच्चा? कि हम जितना भी आपको धर्म के बारे में बात बताया जाएगा, धर्म से संबंधित सरकारी शिक्षण संस्थान होगा, वहां पर आपको सुविधा नहीं दिया जाएगा। ये चीजें, ये सारी चीजें क्या हैं? सरकारी शिक्षण संस्थानों में आपको क्या किया जाएगा बच्चों? धर्म के आधार पर शिक्षा देने पर रोक लगा दिया जाएगा, सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं देंगे। बात समझ गए बच्चों? अनुच्छेद 29-30 आता है। अनुच्छेद 29-30 आता है तो ये बात क्या कहता है? शिक्षा और संस्कृति की बात करता है। ये शिक्षा और संस्कृति की बात बच्चा किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। लेकिन अल्पसंख्यक का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अल्पसंख्यक का उल्लेख अनुच्छेद 30 में मिलता है बेटा, 29 में नहीं मिलता है। क्या कहता है? भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में है, और 30 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक अपनी भाषा और लिपि को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? अपनी भाषा लिपि को बनाए रखने के लिए मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। बेटा 30 में क्या था? ये 29-30 समाप्त हो गया। अब अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 में ले जाकर कर रख दिया गया है, यानी विधि के प्राधिकार के बगैर आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और अगर आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है तो उचित कीमत का तिगुना कीमत या जो भी जरूरत होगी मुआवजा देकर तभी आपकी संपत्ति आपसे ली जा सकती है। उसके बाद बेटा आता है अनुच्छेद 32, जिसे आप कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सभी लोग इस बात से परिचित है ना बेटा? तो आप सभी थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसी के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। तो ये रहे आपके 6 अधिकार, और अब आपको बताने जा रहे हैं 5 प्रकार की रिटें, और रिटों से संबंधित सवाल यहाँ पर आ रहा है। तमाम एग्जाम में आप देख रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि रिटों से संबंधित सवाल आ रहे हैं, अनुच्छेद 32 की गहराई से सवाल आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात को भी जानना जरूरी है। अभी देखेंगे कि सवाल आया था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है भैया। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, न्यायपालिका है, दोनों में हम जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बेटा आप सभी इस बात को समझने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े। आप थोड़ा सा मौलिक अधिकार, उसमें आप देखेंगे 5 प्रकार की जो रिटें हैं उसका नाम तो सुन लो बेटा। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप जानते हैं ना कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकट के न्यायालय में प्रस्तुत करो। दूसरा बात है बेटा प्रतिषेध है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो बात समझ गए कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें ना हम लोगों से सवाल में बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम आ रहा है उसका लेवल बता दिया जा रहा है कि उसका लेवल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा, लेवल अपने आप गहरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस गहराई को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े आप पार्थ एजुकेशन परिवार से। हम आपके बीच रविकांत सर, आप जानते हैं रविकांत सिंह, आप सभी को पॉलिटिकल साइंस, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, नेट जेआरएफ हो, बीपीएससी हो, आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जीएस भी है तब भी आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारे साथ जरूर सीखें बेटा। तो डाउनलोड करिए पार्थ एजुकेशन परिवार और हमसे जुड़िए। जय